हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। दिस इज सेट नंबर 9। इसमें हम क्या करेंगे, 4000 प्लस क्वेश्चंस आंसर को अटेंड करेंगे इन प्रैक्टिस सीरीज के थ्रू। हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम जब एक क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन निकाल कर बनाते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन को निकाल कर जब हम बनाते हैं, तो जब तक हमारी ये प्रैक्टिस सीरीज खत्म होगी तब तक आप देखोगी कि हम 4000 नहीं, हम 10,000 प्लस क्वेश्चन आंसर्स को अटेंड कर चुके होंगे। और जिस भी बच्चे ने ये 4000 प्लस क्वेश्चन आंसर अटेंड कर लिए, 10,000 प्लस क्वेश्चन आंसर अटेंड कर लिए, उसका स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका हमारा टारगेट क्या है कि हम स्टैटिक जीके तो कवर होगी, इसमें 100% होगी वो तो, लेकिन साथ में हमारा नॉर्मल जीके का पोर्शन भी इसमें कंप्लीट होगा। ठीक है, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये है आज के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो, जो भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग है उसमें प्राकृतिक गैस है, इस्पात भी है और उर्वरक उद्योग भी है, लेकिन उसमें कपास उद्योग नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है यही पूछा है, तो कपास उद्योग जो है वो आंसर हो जाएगा कि कपास उद्योग उसमें नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैम ये भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग कौन से हैं? अगर इनकी जगह कोई और, क्योंकि 8 है तो और दूसरे भी तो आ सकते हैं ना, नाम चेंज भी हो सकता है, उर्वरक की जगह पर कोई दूसरा भी आ सकता है, तो हम क्या पता उसे टिक कर दें। तो अब आप बोलोगे कि ये भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग कौन से हैं, तो हम ये देख लेते हैं। जो भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग हैं, एक है कोयला, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात, बिजली, इस्पात या फिर बिजली, ठीक है, एक ही बात है, रिफाइनरी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल। ये क्या हो गए, भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग हो गए। ठीक है, मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे कहाँ पर पहना जाता है? तो मैसूर पेटा जो है उसे सिर पर पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? माहुरी जो संगीत वाद्य यंत्र है जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। माहुरी जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अब आप कहोगे कि ये तो वाद्य यंत्र की बात है, पारंपरिक वाद्य यंत्र की बात है, सिर्फ एक ही थोड़ी है उड़ीसा में, उड़ीसा में तो और भी वाद्य यंत्र हैं जो कि वहाँ के फेमस हैं, है ना। अगर हम उनको नहीं पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को पढ़ना वेस्ट होगा, है ना, तो वेस्ट तो हमें जाने नहीं देना कोई भी क्वेश्चन। माहुरी जो है वो उड़ीसा का है, लेकिन उड़ीसा की और भी फेमस वाद्य यंत्र है, और भी फेमस वाद्य यंत्र हैं, जो कि है एक तारा। एक तारा कहाँ का फेमस है? उड़ीसा का फेमस है। ढेनका कहाँ का फेमस है? उड़ीसा का। बेहला, सारंगी और माहुरी, ये 5 जो संगीत है, ये कहाँ के फेमस वाद्य यंत्र हैं? ये उड़ीसा के फेमस वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, एक तारा, ढेनका, बेहला, सारंगी और माहुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? कौन सा था? दादर और नागर हवेली। कौन सा था? दादर और नागर हवेली भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था, दादर और नागर हवेली। और अगर हम बात करें कि ये कब बना था, तो 1961 में ये भारत का अंग बना था। कब बना था? 1961 में। और भारत कब आजाद हो गया था? 1947 में। ठीक है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से किन राज्यों में किस के प्रति सुरक्षा देने की नहीं करता है, नहीं कि जो भारत का संविधान में जो भाग 5 है वो किस चीज की सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, नहीं करता है बताना है। समान कार्य के लिए समान वेतन बिल्कुल करता है। आजीविका के पर्याप्त साधन बिल्कुल। धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, बिल्कुल। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, यही जो है ये
भाग 4 जो है ये नहीं प्रदान करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये तो संविधान की बात हो गई, संविधान के भाग 4 की बात हो गई। ठीक है, देखो, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक होता है मौलिक अधिकार और एक होते हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं, जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। कैसे तत्व हैं? ये नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले आयरलैंड ने संविधान को सबसे पहले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहाँ पर लागू हुए थे? आयरलैंड में लागू किए गए थे। कहाँ पर किए गए थे? सबसे पहले लागू आयरलैंड में लागू किए गए थे। ये तत्व जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। कैसे विकसित हुए हैं? जैसे जैसे संविधान का विकास हुआ वैसे वैसे मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी विकसित होते रहे। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य बनाना है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। जो ये तत्व हैं, कौन से तत्व? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। इनका उद्देश्य क्या है? इनका मोटिव क्या है? जन कल्याणकारी राज्य बनाना, वेलफेयर स्टेट को बनाना। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये तो ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, लेकिन हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो भाग 4 को लेकर था कि भाग 4 में कौन सा नहीं है ना? तो भाग 4 में क्या है? भाग 4 और भाग 5 तक हम सभी देखने वाले हैं। भाग 4 में क्या है? जन कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट की बात की गई है भाग 4 में। ठीक है, अब हम भाग 1 में देखें तो भाग 1 में क्या दिया हुआ है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र दिया हुआ है भाग 1 में। ठीक है, भाग 2 में क्या दिया हुआ है? भाग 2 में दिया हुआ है नगर पालिका। भाग 3 में दिया हुआ है मूल अधिकार। क्या दिया हुआ है? मूल अधिकार। भाग 4 में दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डीपीएसपी भी बोलते हैं। ठीक है, भाग 5 में दिया हुआ है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। भाग 2 में दिया हुआ है नागरिकता। क्या दिया हुआ है? नागरिकता। ठीक है, भाग 1 जो है उसमें हमारे संविधान के आर्टिकल 1 से लेके 4 किस में आते हैं? भाग 1 में आते हैं। 5 से लेके आर्टिकल नंबर 11 तक किस में आते हैं? भाग 2 में आते हैं। आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 किस में आते हैं? भाग 3 में आते हैं। आर्टिकल 36 से लेके 51 किस में आते हैं? भाग 4 में आते हैं। और आर्टिकल 5 में कौन सा आता है? आर्टिकल नंबर 51 का जो है वो भाग 5 में आता है। ठीक है, भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 जो है मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 4 डीपीएससी से संबंधित है। एंड भाग 5 जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है, जो कि 51 के काम में दिया हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किशोट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? जो किशोट उपन्यास है किशोट, उसको किसने लिखा है? उसको सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? सलमान रुश्दी के द्वारा। ये है हमारे सलमान रुश्दी। इनकी एक फेमस बुक भी है जिसको बोलते हैं मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसको कब लिखा गया था, कब पब्लिश किया गया था? 1981 में। ठीक है, किसने लिखा था? ये इंडियन ब्रिटिश है। कौन है? इंडियन ब्रिटिश है।
किसने लिखा था? सलमान रुश्दी के द्वारा ही लिखा गया था। किसको? मिडनाइट चिल्ड्रन को। पब्लिश्ड बाय जोनाथन केप with cover design and Bill Barton about India's transition and British colonial rule to independence। ठीक है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये एक इंडियन ब्रिटिश राइटर है सलमान रुश्दी, और इनकी अक्सर जो बुक एग्जाम में पूछी जाती है वो ये है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस यकृत शोथ विषाणुओं हेपेटाइटिस वायरस के लिए कोई टीका नहीं है? तो यकृत शोथ विषाणु जो सी है, जिसको हेपेटाइटिस सी बोलते हैं, इसके लिए कोई भी टीका नहीं है। इसके लिए कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया है अभी तक। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? देखो क्या पूछा है, नहीं है। जब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा बंदरगाह गुजरात में है, तो आंसर लगाना बहुत ही इजी हो जाता है। लेकिन जब ये पूछ लेते हैं कि कौन सा नहीं है, तो हमें चार में से एक छांट कर लिखना होता है कि ये है, ये है, ये है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो देखो सिक्का बंदरगाह बिल्कुल गुजरात में है, मुंदड़ा ये भी गुजरात में है, ओखा भी गुजरात में है, लेकिन दीघी बंदरगाह गुजरात में नहीं है। दीघी बंदरगाह गुजरात का नहीं है। अब आप बोलोगे मैम गुजरात में ना बहुत सारे बंदरगाह हैं। ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन गुजरात में कौन कौन से बंदरगाह हैं ये देख लेते हैं। देखो, एक जो है मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा बंदरगाह गुजरात का है। ठीक है, मांडवी पोर्ट भी गुजरात का है, सूरत पोर्ट भी गुजरात का है। सूरत भी कहाँ का है? गुजरात का है। कांडला पोर्ट भी गुजरात का है, जिसका नाम चेंज करके आप दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया, और ये नाम कब चेंज हुआ था? 2017 में चेंज किया गया था। भावनगर बंदरगाह गुजरात का है। पोरबंदर बंदरगाह भी कहाँ का है? गुजरात का बंदरगाह है। तो देखो, अगर आप ऐसे ही हर क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम इसी तरीके से हर क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करें, हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखें, उसमें जो भी हमने पढ़ा है उसकी और डिटेल में नॉलेज लें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कि क्या होगा, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी। तो बढ़ते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी जो है, कौन से खेल के लिए प्रसिद्ध है? ये मुक्केबाजी खेल के लिए प्रसिद्ध है। कौन से खेल के लिए? मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध है। कौन? दुर्योधन सिंह नेगी। कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है? देखो, इस सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि कौन सा ग्रह नहीं है, नहीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स में। तो जोवियन ग्रह कौन सा नहीं है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जोवियन ग्रह कौन से होते हैं और पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं। ठीक है, देखो, जो पार्थिव ग्रह होते हैं, इसका मतलब है जो ग्रह सूर्य से बिल्कुल पास में है, जैसे कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, है ना, देन हमारा पृथ्वी हो गई एंड मंगल हो गया। ठीक है, जो ये ग्रह हैं, जो पृथ्वी के चार पास वाले ग्रह हैं, जहां तक क्या होती है, सूर्य की हल्की फुल्की रेस तो जाती ही है ना, वो ग्रह होते हैं हमारे पार्थिव ग्रह। कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी एंड मंगल पार्थिव ग्रह हैं। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? द क्वेश्चन इज कि कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो शनि जोवियन ग्रह है, बृहस्पति भी जोवियन ग्रह है, अरुण भी जोवियन ग्रह है, लेकिन मंगल जो है जोवियन ग्रह नहीं है। मंगल कैसा ग्रह है? मंगल एक पार्थिव ग्रह है। मंगल एक पार्थिव ग्रह है। जोवियन ग्रह कौन कौन से होते हैं? जो बृहस्पति होता है, बृहस्पति ग्रह जोवियन ग्रह है। सैटर्न, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून जो है हमारे जोवियन ग्रह कहे जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ पर है, जिसमें जिसमें मौर्य काल का भी जिक्र है, गुप्त काल का भी जिक्र है और मुगल काल का भी जिक्र है?
ठीक है, तो वो कहाँ पर है? इलाहाबाद प्रयागराज में ऐसे बहुत सारे स्तंभ मिले हैं जो तीनों कालों से रिलेटेड है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के निर्माण मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हैं गर्त आवासों के निर्माण? गर्त आवासों के निर्माण कहाँ पर मिले हैं? बुर्ज होम में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? बुर्ज होम में मिले हैं। अब आप बोलोगे मैम बुर्ज होम क्या है? तो ये मैं नहीं बताऊंगी, ये मैं नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि पिछले ही सेट में मैंने बताया है कि बुर्ज होम क्या है। ठीक है, तो इस सेट में ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन होगा कि बुर्ज होम कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, बुर्ज होम कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है हॉकी का टूर्नामेंट है। किसका टूर्नामेंट है? हॉकी का टूर्नामेंट है। देखो, भारत का नेशनल गेम जो है, इंडिया का नेशनल गेम, इंडिया का नेशनल गेम कहा जाता है किसको? नेशनल गेम कहा जाता है किसको? कहा जाता है हॉकी को। कहा जाता है कि हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो हॉकी इज द बहुत रिलेटेड टॉपिक है, हॉकी के कप्स एंड ट्रॉफीज। ठीक है, हॉकी के जो कप्स एंड ट्रॉफीज है वो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाते हैं कि ये कप किस कौन से खेल से संबंधित है, ये ट्रॉफी किस कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ प्लेयर्स इन हॉकी, ये क्वेश्चन आपके लिए एक और क्वेश्चन है होमवर्क के लिए कि हॉकी में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं। ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सबसे जो फर्स्ट सेट था हमारा, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड सेट में हमने ये किए हैं, और हमने कई सारे गेम्स के नंबर ऑफ प्लेयर्स देखे थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स इन हॉकी ये आप बताओगे होमवर्क क्वेश्चन में। हॉकी के कप्स एंड ट्रॉफीज देख लेते हैं। सबसे पहले बॉम्बे गोल्ड कप, बॉम्बे गोल्ड कप कहाँ किस कौन से गेम से है? हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप हॉकी का है। सिंधिया कप हॉकी का है। ध्यानचंद कप हॉकी का है। बेटन कप हॉकी का है। बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि फीमेल्स को दी जाती है, फीमेल्स में दी जाती है, बेगम रसूल ट्रॉफी हॉकी की है। वेलिंगटन हॉकी की है। ठीक है, एंड हॉकी की और भी 2-3 इंपॉर्टेंट है ट्रॉफीज एंड कप्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। एक है मुरुगप्पा, एक है मुरुगप्पा। मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। सुल्तान जोहर कप जो कि हमने अभी पढ़ा था, सुल्तान जोहर कप, सुल्तान जोहर कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, हॉकी से पूछे जाने वाले सारे जो कप्स एंड ट्रॉफीज हैं वो हमने पढ़ लिए एकदम डिटेल के साथ में। ठीक है, कि कौन कौन से कप हॉकी से संबंधित हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन हॉकी एंड नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज हॉकी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जाके तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में अपना आपका जो भी कोई स्टडी ग्रुप है जिसमें आप स्टडी करते हो, ठीक है, तो उस ग्रुप में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? देखो, काबिनी जो है कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। कावेरी नदी को मैंने पिछली वीडियो में भी एक बार डिस्कस किया था कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर है ना, मुहाना कहाँ पर है, कहाँ पर जाके गिरती है। ठीक है, लेकिन अब देखो, पिछली बार भी अगर हमने कावेरी नदी को पढ़ा है और इस बार भी अगर हम वही सेम चीजें पढ़ ले कावेरी रिवर के बारे में तो वेस्ट होगा, है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम कावेरी रिवर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, पहला हमने थोड़ा मोटा मोटा देखा था, इस बार हम कावेरी नदी को और डिटेल में जाके देखने वाले हैं। तो जो कावेरी रिवर है, देखो
जो कावेरी नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। फटाफट से बोलो, वीडियोस के साथ साथ में बोलो। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ये बताओ ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? बोलो फटाफट। कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकली हमारी कावेरी नदी। ठीक है, और बहते बहते तमिलनाडु स्टेट में जाती है। ये तमिलनाडु स्टेट में जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ये क्या बनाती है? मुहाना बनाती है। मुहाना बना के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, अब कावेरी नदी पर एक सबसे महत्वपूर्ण बांध है। ठीक है, जिसमें क्या है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में अक्सर विवाद का विषय रहता है, वो बांध। अब उस बांध का नाम बता दीजिए फटाफट, क्योंकि ये चीज मैंने देखो पिछली वीडियो में नहीं पढ़ाई थी। ठीक है, पिछली वीडियो में क्या देखा था हमने? बस मोटा मोटा यही देखा था कि कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर बे ऑफ बंगाल में मुहाना बनाकर तमिलनाडु में गिर जाती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बस यही देखा था आपने। ठीक है, आज हम ये बताओ कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में एक विवादित पुल है। एक पुल है जो कि बहुत विवाद में है। उस पुल का नाम क्या है? उस पुल का नाम है ग्रैंड एनीकट। क्या? ग्रैंड एनीकट पुल जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटक का एक विवादित पुल है। ठीक है, जिसको ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी जो सहायक नदियां हैं। जो इसकी राइट साइड से बह के आने वाली जो सहायक नदियां हैं उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उन पर हम एक बार नजर मार लेते हैं। जैसे कि कर्नाटक की एक सहायक नदी है काबिनी। काबिनी काबिनी जो है कर्नाटक की सहायक नदी है। स्वर्णवती स्वर्णवती जो है कर्नाटक की सहायक नदी है। स्वर्णवती कर्नाटक की नहीं, कावेरी नदी की सहायक नदी है स्वर्णवती। एक जो है लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण तीर्थ जो है कर्नाटक की सहायक नदी है। ठीक है, देखो हम कर्नाटक की सहायक नदियों को हल्की सी ट्रिक के साथ में ऐसे कर सकते हैं। लक्ष्मण जी अपनी वाइफ काबिनी को लेकर, काबिनी उनकी वाइफ एक्चुअल में नहीं थी। ठीक है, उनकी वाइफ काबिनी नहीं थी, लेकिन काबिनी थोड़ा ऐसा ही नाम है, फीमेल वर्जन टाइप से, तो इसलिए हम एक ट्रिक के लिए याद कर रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मण जी काबिनी अपनी वाइफ को लेकर कावेरी नदी कर्नाटका में गए और उनको वहां पर क्या मिला? उनको वहां पर स्वर्ण मिला। ठीक है, तो लक्ष्मण तीर्थ जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। काबिनी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। एंड स्वर्णवती जो है कावेरी नदी की ही सहायक नदी है। और लक्ष्मण तीर्थ और इसकी एक और सहायक नदी है भवानी। भवानी भी किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा जो है बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है। बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है यूरोपा। ठीक है, अब आप बोलोगे अगर देखो, अगर मैं सिर्फ यूरोपा पढ़ा दूं, बृहस्पति का एक उपग्रह है यूरोपा जो कि उसका प्राकृतिक उपग्रह है, तो क्वेश्चन पढ़ाना ही वेस्ट हो जाएगा जब तक हम इसको डिटेल में ना देखें। ठीक है, तो डिटेल के एक्सप्लेनेशन के लिए ये देखो, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? आंसर बताओ, ए, बी, सी या डी। बुध, चंद्रमा, शुक्र या मंगल? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसको क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं, जिसको मून कहते हैं। ये चीज सबको पता है, ये चीज सबको पता है। ठीक है, देखो मंगल ग्रह, देखो सबसे पहले आता है हमारा शुक्र ग्रह, उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। देन आता है हमारा बुध ग्रह, उसका भी कोई भी उपग्रह नहीं है। फिर आता है हमारा अर्थ, अर्थ का सिर्फ एक उपग्रह है। ठीक है, देन आता है हमारा मंगल,
मंगल के सिर्फ 2 उपग्रह हैं। कितने हैं? 2। उन 2 का नाम क्या है? एक का नाम है फोबोस एंड दूसरे का नाम है डाइमस। डाइमस, ठीक है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिसमें से एक का नाम है फोबोस एंड दूसरे का नाम है डाइमोस। जो उपग्रह हैं ये मंगल के उपग्रह हैं। शनि ग्रह के, मंगल के बाद देखो, मंगल के बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति, जिसको हमने देखा, बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है यूरोपा, ठीक है। एंड फिर आता है हमारा शनि ग्रह। शनि ग्रह के हमारे इतने उपग्रह हैं, बहुत सारे। कितने हैं? बहुत सारे। अब तक कितनों की खोज हो चुकी है? 53 उपग्रहों की उसकी खोज हो चुकी है। शनि ग्रह के 53 उपग्रह हैं। शनि ग्रह के कई उपग्रह खोजे गए हैं जिनका कंफर्मेशन होना बाकी है। और भी इसमें उपग्रह खोजे गए हैं, कई सारे खोजे गए हैं जिनका अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि ये उपग्रह है कि नहीं है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कितने हैं उसके? 53 उपग्रह हैं। किसके? शनि ग्रह के, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम 53 है, इनमें से कुछ एक का तो नाम बता दो जो कि फेमस है, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो शनि ग्रह के जो उपग्रह है टाइटन, एक है टाइटन। टाइटन उपग्रह जो है शनि ग्रह का, शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। एक है रिया, रिया एंड एक है डायोनी। डायोनी उपग्रह जो है शनि ग्रह का, शनि ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक है। देखो आप इस तरीके से याद कर सकते हो शनि ग्रह के उपग्रह, क्योंकि जो शनि देवता होते हैं उनको सब बहुत ही डेंजर मानते हैं ना, कि अगर कभी उनकी कुदृष्टि लग जाती है ना, तो सब कुछ वेस्ट हो जाता है ना। तो इसलिए बोलते हैं जो शनि ग्रह जो होते हैं, जो शनि देवता जो होते हैं बहुत ही डेंजर होते हैं, ठीक है। तो टाइटन, टाइटन शिप कितनी डेंजर थी, कितनी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, है ना। टाइटन शिप जो कि डूब गई थी पानी में, है ना। जिसको बोला था कि ये कभी डूबेगी नहीं, ये ऐसी शिप है जो डूबेगी नहीं, लेकिन ये शिप भी डूब गई। तो ये बहुत ही डेंजर हादसा हो गया था, ठीक है। तो टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। डायोनी, ऐसे हो ना, डायन टाइप से, डायन चुड़ैल टाइप से, है ना। तो डायोनी किसका है? शनि ग्रह का उपग्रह है। और जो रिया है, जो रिया है वो भी बहुत ही डेंजर है, बहुत ही डेंजर लड़की है रिया, ठीक है। हल्के में मत लेना रिया को, रिया भी बहुत डेंजर लड़की है। तो रिया भी किसकी, रिया जो उपग्रह है ये भी किसका उपग्रह है? शनि ग्रह का ही उपग्रह है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तमिल तमिल साहित्यिक पुस्तिका कुड़ी अरसू, क्या? कुड़ी अरसू तमिल की एक साप्ताहिक पत्रिका है। कुड़ी अरसू किसने आरंभ की थी? देखो, जो पत्रिकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना, वो अक्सर पूछा जाता है कि ये पत्रिका किसने लागू करी, ये पत्रिका किसने आरंभ की, ये पत्रिका किसने आरंभ की, ये पत्रिका किसने आरंभ की। बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जो कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पीरियड पर आरंभ की थी, ठीक है। फिलहाल हम ये पर्टिकुलर पढ़ लेते हैं कि जो तमिल की एक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, जो कि वीकली आती है, वीक में एक बार आती है, उसका नाम है कुड़ी अरस्तु। क्या नाम है? कुड़ी अरस्तु। किसको, किसने किसने उसको आरंभ किया था? उसको आरंभ किया था पेरियार ईवी रामास्वामी ने। किसने किया था? पेरियार ईवी रामास्वामी ने कुड़ी अरस्तु पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका को आरंभ किया था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुरमा नदी जिसे बराह नदी के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से निकलते हैं? अच्छा, 19 क्वेश्चन से पहले हम 20 नंबर क्वेश्चंस कर लेते हैं। कौन सा महाकल्प जो स्तनधारियों का महाकल्प के भी रूप में जाना जाता है? वो कौन सा महाकल्प है जो कि स्तनधारियों के महाकल्प के रूप में जाना जाता है? तो वो है नूतन जीवी। नूतन जीवी जो महाकल्प है उसको स्तनधारियों का महाकल्प कहा जाता है, ठीक है। द 19 नंबर क्वेश्चन इज, सुरमा नदी, कौन सी नदी? सुरमा नदी, जिसको बराक नदी भी बोलते हैं। अब आप कहोगे मैम सुरमा नदी क्या है, तो आंसर मिल गया आपको, है ना। बराक नदी को ही हम सुरमा नदी भी कह देते हैं, ठीक है।
के नाम से जाना जाता है, कहाँ से निकलती है? हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? जो सुरमा नदी है, बराक नदी है, ये कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है हमारी सुरमा नदी, जिसको बराक रिवर कहते हैं। बराक रिवर जो है वो 900 किलोमीटर फ्लो करती है। ठीक है, कहाँ से फ्लो करती है? कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है? सबसे पहले तो ये निकलती है मणिपुर से ही। मणिपुर से इसकी स्टार्टिंग होती है, फिर ये पहुंचती है मिजोरम, देन पहुंचती है असम, ठीक है, एंड फिर जो ये है बांग्लादेश में एंटर करती है। और वहां पर जो ये सुरमा नदी है, जो ये बराक नदी है, ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी से मिल जाती है, और ये मेघना जो रिवर है, मेघना रिवर से मर्ज हो जाती है। वहां पर ये एक डेल्टा फॉर्म करते हैं, वहां पर ये एक डेल्टा बना लेते हैं, गंगा नदी, मेघना रिवर और जो ये है हमारी बराक रिवर मिलकर एक डेल्टा बना लेते हैं, और डेल्टा बनाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। ठीक है, अब आपसे एक और क्वेश्चन है, एक और डिस्कशन करना है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। अब आप बोलोगे मैम बात तो बराक रिवर की हुई थी, चलो हमने गंगा रिवर भी देख लिया, मेघना रिवर भी देख लिया, और जो बराक रिवर का दूसरा नाम है ना, इसको क्या बोलते हैं? बराक रिवर के दूसरे नाम को क्या बोलते हैं? सुरमा रिवर, है ना, सुरमा नदी, उसको भी हमने देख लिया। इसमें नेशनल अथॉरिटी की तो बात नहीं आई, है ना, नेशनल अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तो बात नहीं आई। ठीक है, तो मैं कहूंगी नहीं नहीं, बात आई है। चलो देखते हैं कैसे आई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इसको कब फाउंड किया था? 1988 में इसको फाउंड किया गया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम NHAI भी कहते हैं, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमने ये क्यों पढ़ा? हमने इसलिए पढ़ा कि जो ये बराक रिवर है, जो ये सुरमा रिवर है, सुरमा नदी है, यहाँ से क्या है, नेशनल हाईवे 6 है, 6 इज लोकेटेड ऑन बराक रिवर। बराक रिवर पर नेशनल हाईवे 6 लोकेटेड है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, जो नेशनल हाईवेज होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नेशनल हाईवे 1 कहाँ पर है, नेशनल हाईवे 2 कहाँ पर है, नेशनल हाईवे 3 कहाँ पर है। तो नेशनल हाईवे 6 जो है वो लोकेटेड है कहाँ पर? बराक रिवर पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ऐसी ही डिटेल वीडियो के एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर आप अभी तक लाइक करना भूल गए हो, अगर या फिर आपने पूरी वीडियो में लाइक नहीं किया, आप देखने में थोड़े बिजी थे, तो कोई बात नहीं, अब सेशन का एंड हो चुका है, तो अब आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि क्या होगा, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। एंड आपका जो भी स्टडी ग्रुप है, आप उसमें भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, आपको जो हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में हर क्वेश्चन को करवा रहे हैं, वो आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में और हमारे चैनल से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने सोचा है ना कि देखो सिर्फ एक सब मैंने सोचा है ना, अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश का मॉक टेस्ट भी शुरू करने वाले हैं जल्दी ही। क्या शुरू करने वाले हैं? इंग्लिश का मॉक टेस्ट भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, फुल मॉक टेस्ट होता है हमारा, जो SSC CGL, SSC CGL, SSC CGL से रिलेटेड कम से कम 100 प्लस मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं हम इंग्लिश के। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के? इंग्लिश के, जो कि SSC CGL को टारगेटेड करके होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करें, एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में हम हर वीडियोस को करवाते हैं।